बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे आर्बिट, सब आर्बिट, आर्बिटल के हवाले से, और ये देखेंगे कि एनएमडीकेट में कौन से एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। तो नंबर 1, आर्बिट जो है ये सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, सब आर्बिट जो है क्या चीज़ है? ये हमारे पास आर्बिटल्स का ग्रुप है, जैसे कि हमारे पास px, py, pz, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको फिर हम सब ऑर्बिट कहते हैं। यानी सब ऑर्बिट को जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द सब ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर डीजेनरेट टू ईच अदर, यानी ऐसे ऑर्बिटल जिनकी आपस में एनर्जी अगर एक जैसे हो तो उनको हम कहेंगे कि सब ऑर्बिट हैं। यानी हम इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो है पी एक्स को जो है आप डी एक्स वाई इनके साथ मिला दें, इनके बीच में एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड इनको आपस में मिलाकर हम जो है सब ऑर्बिट कहेंगे। तो इनको जब डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल को तो हम कहते हैं द थ्री डायमेंशनल वे। थ्री डायमेंशनल वे कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट है कि इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पर मौजूद है, वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर। तो इनको हम कहेंगे कि हमारे पास ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर कोई बंदा जो है अपने विलेज में है तो ये उनका ऑर्बिट है। फिर वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों कहाँ पर होगा? अपने घर में, तो वो सब ऑर्बिट है। फिर घर में जो है उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ पर मौजूद होगा? अपने रूम में। तो उनका विलेज ऑर्बिट हुआ, उनका घर सब ऑर्बिट हुआ, और उनका अपना रूम जो है वो ऑर्बिटल, और वो खुद जो है इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर दो उस बंदे को। तो हमारे पास ऑर्बिट सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल द थ्री डायमेंशनल वे वी आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनको आपस में मिलाकर फिर हम सब ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो इन स्टेटमेंट को याद रखिए, इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। फिर जब हम ऑर्बिट को इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी अगर n की वैल्यू 1 हो तो समझ जाइए ये k के मुतालिक बात कर रहा है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 हो तो ये l के मुतालिक बात कर रहा है। यानी ऑर्बिट को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं। सब ऑर्बिट के तादाद को फाइंड करने के लिए हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं। ये जो है हमारे पास ये l है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, और इनका फार्मूला है 0 to n-1, यानी ये डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 हो तो 0 to n के जगह पर 2 रख दिया और ये फार्मूले का 1 मौजूद है, तो आपके पास आया 0 और 2 - 1 1, तो ये 2 डिजिट्स आए। तो इसका मतलब क्या? अच्छा, सेकंड शेल में, यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l हो, यानी जब n की वैल्यू 2 होगी तो इसका मतलब कि ये l शेल है। तो l में फिर हमारे पास जो है s भी मौजूद है और p भी मौजूद है, यानी जब 0 ये s के लिए और 1 की वैल्यू l ये p के लिए, तो इसमें 2 सब ऑर्बिट जो है मज़ीद मौजूद है। तो यहाँ पर ये याद रखिए फ़िलहाल कि सब ऑर्बिट को हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करते हैं, फाइंड करते हैं। ऑर्बिटल जो है उनको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मालूम करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या मतलब कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितने ओरिएंटेशन दिखाते हैं, कितने डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, तो उसी को हम फिर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिस तरह एजीम्यूथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी अगर आपको n की वैल्यू मालूम हो तो l मालूम कर लोगे, l की वैल्यू मालूम हो तो l की वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो आपके पास जो l की वैल्यू होगी यहाँ पर इस फार्मूले में आप एक्सपेंड कर देंगे, जैसे कि d के लिए l की वैल्यू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है 2 है, तो इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? आप 2 को एक्सपेंड कर दे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में, 0 से आप स्टार्ट ले लें, ये +1 ये +2, क्योंकि वैल्यू 2 है। तो आप इसी तरह माइनस में भी आ जाइए, -1 -2, तो टोटल कितने हैं? 5 डिजिट्स। इसका मतलब कि d में ऑर्बिटल्स 5 मौजूद होते हैं, जिसको हम dxy, dyz, dzx, dx² y², dz²। तो ये ऑर्बिटल का अंदाज़ा या उनका जो प्रेडिक्शन है वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से करते हैं।
फिर एक और डिफरेंस है कि इनको KLM से डिनोट किया जाता है, और KLM जो है हिस्टोरिकली पहले से इस्तेमाल होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसी से जो है मशहूर है कि K जो है ये आपके पास फर्स्ट शेल होगा, L जो है सेकंड शेल, M थर्ड शेल, और जियो हमारे पास जो सब ऑर्बिट है इनको हम SPDF इनके लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज़, F फंडामेंटल। ये टर्म जो है पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होते थे, लेकिन अब इनका वहाँ पर यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो S स्टैंड फॉर शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज़, F फंडामेंटल। और ये जो KLM है इनका कोई मीनिंग नहीं है। अच्छा, इनको फिर हम जो है मज़ीद इनके साथ अगर XYZ हम ऐड कर दें तो ये ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं, ये सब ऑर्बिट को डिनोट करते हैं, और ये ऑर्बिट को डिनोट करते हैं। जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा, ये तमाम के तमाम अगर KLM जो भी हो उनके सिर्फ साइज़ में फ़र्क होगा, बाकी तमाम के तमाम जो है सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जो है इनकी शेप सबसे डिफरेंट होगी। इस जो है ये स्फेरिकल, लेकिन इसको इनके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि ये एस जो है स्फेरिकल यहाँ से नहीं, ये शार्प से है, लेकिन इनका शेप जो है स्फेरिकल है। P जो है ये डम्बल शेप, और D जो है डबल डम्बल शेप। सिर्फ DZ² के अलावा बाकी सारे जो है डबल डम्बल शेप होते हैं। सिर्फ ये MCQs के लिए ये याद रखें कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें कॉलर लाइक शेप पाया जाता है या डोनट पाया जाता है, तो ये हमारे पास है DZ²। या कौन सा ऑर्बिटल है D में जो डबल, जिसमें 4 लोब नहीं होते, जो डबल डम्बल नहीं होते, तो वो DZ²। यहाँ पर ये जो है ऑर्बिटल्स, इनके साथ वही बात होगी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट जो है XYZ इनके साथ मेंशन होगा, और इनको हम PX, PY, PZ या DXY जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है, तो इनको इस तरह फिर हम शो करते हैं। और वही शेप होगा जैसे हमारे यहाँ जो है PX तो X एक्सिस पर बनाया, PY तो Y एक्सिस पे बनाया, PZ तो Z एक्सिस पे बनाया। अब तीनों को मिलाकर आप यहाँ पर P जो है एक ही साथ शो कर सकते हैं, ये PX, ये PY और ये जो है PZ। तो इस वक्त ग्रुप के शक्ल में इसको हम कहेंगे सब ऑर्बिट, और जब अलग अलग कर दे PX, PY फिर कहेंगे ऑर्बिटल्स। इसी तरह ये एक मेन शेल के तौर पर ऑर्बिट जो है काम करता है, और ये सब ऑर्बिट इनके ऊपर डिपेंड होगा। जिस तरह हमने ऊपर कहा कि अगर इनकी वैल्यू मालूम हो तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है मालूम कर सकते हैं, सब ऑर्बिट की तादाद जो है मालूम कर सकते हैं। जैसे इनकी वैल्यू अगर 2 है तो आपके पास 0 और 1 ये 2 डिजिट्स आ गई, इसका मतलब कि इसमें SP मौजूद है और P भी मौजूद है L में, ये L है। इनके अलावा डिपेंड्स ऑन द सब ऑर्बिट, जिस तरह हमने यहाँ पे जिक्र किया कि फिर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा कि हम जो मालूम करते हैं कि D में 5 ऑर्बिटल है, F में 7 ऑर्बिटल है, इसमें कोई नहीं है, P में जो है 3 मौजूद है, तो हम यहाँ से मालूम करते हैं इस फार्मूले के थ्रू। इनके अलावा जब हम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो उनके लिए 2n² का फार्मूला यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं शेल नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहूँ, या 3 MCQs में आ जाए, या ये कहें कि LMM KLM, तो M जो है तो हमारे पास तड़ है कि तड़ शेल में, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या तड़ शेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी है, कितने एकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप 3 का स्क्वायर लेंगे, इनके जगह पर 3 रख दिया, ये 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18। तो ये इलेक्ट्रॉनों की तादाद, ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे जब शेल में इलेक्ट्रॉन KLM इसमें इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो। 2n to 2l + 1 ये कब यूज़ करेंगे जब हम सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को इसमें मालूम करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू जो है L इनका है 0, P के लिए ये 1 के बराबर है। तो अगर मैं इसमें कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं L के जगह पर यहाँ पर 0 रख दूँगा, और ये 1 जो है फार्मूले का है, तो इनको आप कैलकुलेट कर ले, 2 0 से मल्टीप्लाई करके वापस 0 आएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और इनको बाहर वाले 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो इनसे 2 आंसर आया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या अगर फिर भी आप भूल जाते हैं तो आसानी के लिए आप पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को देखिए। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 ग्रुप है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में जो है 10 ग्रुप्स मौजूद है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F में 14 ग्रुप्स नीचे मौजूद है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन, तो उससे भी आप
याद रख सकते हैं। ऑर्बिटल जो है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे हमारे पास है px, py, pz। तो हमारे पास p में जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो कहाँ पर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो टोटल जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल में वो p का हो, s का हो, d का हो, इस सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन dxy, dyz, dzx, dx2y2 और dz2। तो इनको मिलाकर आपके पास टोटल ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन पॉइंट को जहन में रखें, इससे एनएमडीकेट में मोस्टली जो है एमसीक्यूज़ 2-3 एमसीक्यूज़ इससे बनते हैं। ये इनके शेप हैं, ये आपने 9th और फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। एस जो है स्पेरिकल, ये पी वाले जो डम्बल शेप जो वहाँ पे हमने बनाए, और ये डी वाले। और एफ आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इनको बुक में अक्सर कम्प्लेक्स या सॉसेज ये नाम देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल डेटा इंतहाई कम है। वैसे अगर आपके जहन में आता है कि इनके क्या नाम होंगे तो ये एफ जेड क्यूब, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर, इस तरह ये जो है इनके नाम मौजूद है एफ के, लेकिन इनके ऊपर एक्सपेरिमेंटल डेटा कम है, इसलिए टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। ये इनके ऊपर एमसीक्यूज़ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो हमने पढ़ा है, तो इनके ऊपर तो टिक मार्क भी मौजूद है। इसी तरह अगर आपके पास जो भी बुक है तो आप उसमें इनके मुताल्लिक जो एमसीक्यूज़ पढ़ ले, फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारे पास हैं जो नील बोहर ने अपने फार्मूले से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइनिंग है इनको एक्सप्लेन किया था। ये लाइन जो है हमारे पास, ये क्या है, ये हमने डिफरेंशियल स्ट्रेट लाइन में शूट किया है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको आप सर्कुलर फॉर्म में इस तरह बना दें कि ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, और फिर यू शो कर दे कि आप के शेल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है सेकंड शेल से, थर्ड शेल से, फोर्थ शेल से। तो इस तरह भी कर सकते हैं। हमने स्ट्रेट बनाया कि इसमें बाकी और भी डेटा मौजूद है, इनको भी मेंशन करना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ रेडिएशन देखे, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेडिएशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहाँ से आ रहे हैं। तो नील बोहर ने क्या किया, उनका एक फार्मूला है कि वेव नंबर इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ पे जो है 1/n1² माइनस 1/n2²। इससे वो, इस फार्मूले से वो ये मालूम करते थे कि जो वेव नंबर की जो रेडिएशन हमें मिल रहा है, ये जो है कब पॉसिबल है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन फर्स्ट और सेकंड के बीच में हुआ होगा, या थर्ड से फर्स्ट में आया होगा, फोर्थ से यहाँ पर आया होगा, या 4 और 2 के बीच में होगा। तो ये फार्मूला, इस फार्मूले से वो जो है ये कैलकुलेट कर देते। बाकी ये हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मालूम किया है, लेकिन नील बोहर ने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन किस शेल के बीच में हो रहा है। तो नंबर 1, इन पर किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे कि फर्स्ट शेल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कौन सी रेडिएशन रिलीज करेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये फर्स्ट शेल है। जब फर्स्ट शेल में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, सेकंड शेल से थर्ड फोर्थ पे, तो आपके पास यूवी लाइट रिलीज करेगा। रीज़न क्या है कि फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, तो इनके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही वो हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है रिलीज़ करेगा। और इनका नाम क्या है, लायमन सीरीज़, और ये अल्ट्रावायलेट रीजन है। बाल्मर सीरीज़ ये जो है हमारे पास विजिबल रेंज में होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आएंगे, वो थर्ड से भी हो सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और इनकी विजिबल की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से कम होगी। क्यों कि ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन थोड़ा फासले पर अभी मौजूद है, तो इतनी अट्रैक्शन इनके ऊपर नहीं होगी, तो इनकी एनर्जी भी कम हो गई। इसी तरह इनके बाद फिर है पास्चन सीरीज़। पास्चन सीरीज़ ये नियर इंफ्रारेड, यहाँ पर तीनों जो हमारे पास रीजन है, पास्चन, ब्रैकेट, पीपर्न, ये तमाम के तमाम इंफ्रारेड रीजन में हैं, लेकिन इंफ्रारेड को हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं। वैसे इंफ्रारेड जो है 0.78
माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इनका रेंज है। तो अगर ये 0.78 से 1.4 के बीच में हो वेव नंबर, तो इनको नियर इंफ्रारेड, इनको मिड इंफ्रारेड 1.4 से 3 माइक्रोमीटर तक और 3 से 100 तक फार इंफ्रारेड। तो इनके साइंटिस्ट के नाम भी याद रखें तरतीब के साथ कि लाइमन फर्स्ट सीरीज़ जिसमें फर्स्ट शेल में आते हैं, बाल्मर सेकंड शेल में आते हैं, फर्स्ट शेल में थर्ड शेल में आते हैं, यहाँ पर फोर्थ शेल में और यहाँ पर फिफ्थ शेल में। और एनर्जी की सीक्वेंस भी मौजूद है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, फिर इंफ्रारेड तीनों में है। मज़ीद क्लासीफाई किया नियर IR, मिड IR और फार IR। तो इनको याद रखें। इनके लिए एक आसान नमूने का आप ये भी याद रख सकते हैं अगर साइंटिस्ट के नाम भूल जाए। दूसरा, ये फिज़िक्स में भी आपके काम आएगा, फिज़िक्स में भी इनके ऊपर MCQs आते हैं, ये टॉपिक मौजूद है वहाँ पर। लिटिल बॉय प्ले बास्केटबॉल प्रोफेशनली, लिटिल बॉय प्ले बास्केटबॉल प्रोफेशनली। तो यहाँ पर जो लिटिल है ये L लाइमन के लिए, बॉय का B जो है ये बाल्मर के लिए, और P जो है ये पास्टन के लिए, बास्केटबॉल का B जो है ये ब्रैकेट के लिए, और प्रोफेशनली का P पॉइंट के लिए। तो इस सेंटेंस से आप इनके नाम तरतीब से याद रख सकते हैं। बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी कि ये तमाम के तमाम लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऑब्ज़र्व हुए। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किए जो नाम यहाँ पर मौजूद है इनके, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे और कहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी या किस तरह ओरिजिनेट होते हैं। तो इनको बोहर ने फिर बाद में एक्सप्लेन किया। इनके अलावा एक और टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा तरीक़ाकार जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं शेल में या सब शेल में कुछ मखसूस रूल को मद्देनज़र रखते हुए। वो मखसूस रूल जो है प्रिंसिपल्स क्या है, अबॉव प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल। इन तीनों उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रॉनों का शेल में या सब शेल में फिल करना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। हम अगर इलेक्ट्रॉन शेल में फिल करना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट शेल में 2n² से हम मालूम करेंगे। तो फर्स्ट शेल में 2, L शेल जो सेकंड है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो हमारे पास M शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इनके पास टोटल 11 है, 10 को इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये हमारे पास शेल के लिहाज से, ऑर्बिट के लिहाज से ये इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब हम सब शेल में करेंगे तो फिर इस PDF उनको हम यूज़ करेंगे। जैसे सोडियम का अगर मैं करूँगा तो फिर यहाँ पर है 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1। ये जो है 11 इलेक्ट्रॉन है, और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सोडियम जो है इस ब्लॉक में है, थर्ड पीरियड में है, और फर्स्ट ग्रुप में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। या अगर इस तरह के MCQs आ जाए कि इनका अगर बता भी न दे और सिर्फ कहें कि फलाना एक एलिमेंट है, उनका एटॉमिक नंबर ये है, ये कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, तो आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि कौन से ब्लॉक में, कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में ये मौजूद है। तो इनके ऊपर मज़ीद डिटेल अब हमारे पास जो है ये टॉपिक जो है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनको आप गौर से देख लें। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, या नोट्स गाइड में जो है ये तमाम एक ही समझे जाते हैं। नंबर 1 है अबवॉव प्रिंसिपल। अबवॉव प्रिंसिपल में आप सिर्फ ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को जब हम फिल करेंगे सब ऑर्बिट में तो वो एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से होंगे, या अगर ऑर्बिट में भी हो तो इनका स्टेटमेंट ये है अबवा का। अबवा जो है साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये जर्मन वर्ड है जिनकी मीनिंग है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग ऑफ। जिस तरह हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो लोअर बुनियाद से स्टार्ट लेते हैं और फिर ऊपर बढ़ते हैं, तो इसी तरह जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले उनको फिल करेंगे, जिनकी ज़्यादा होगी
उसको बाद में फिल करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है ये अबव प्रिंसिपल है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि किसको पहले फिल किया जाए और किसको बाद में, किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी जो है ज़्यादा है। तो इनके लिए यूज़ होता है N+L रूल। इनको मेडलंग रूल भी कहा जाता है। इनको एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि इनका स्टेटमेंट क्या है, N+L रूल का या मेडलंग रूल का, कि आपको जो दो ऑर्बिटल दी जाए कि किसको जो है पहले फिल कर लेनी चाहिए, तो जिनकी N+L की वैल्यू कम हो उनको पहले फिल करेंगे, जिनकी N+L की वैल्यू ज़्यादा हो उसको बाद में फिल करेंगे। अगर दो सब ऑर्बिट की एक जैसी वैल्यू आ जाए N+L के लिए, फिर हम जिनकी वैल्यू n की वैल्यू कम हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, फिर उन्हीं को हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आप 4s और 3d में पहले किसको फिल करेंगे, तो आप N+L n के ऊपर अप्लाई कर दें। N+L का क्या मतलब, ये स्टार्ट में जो वैल्यू है ये n है, इसके लिए l की जो एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनके लिए इसकी वैल्यू क्या है 0, ये जो है यहाँ पर 3, और LD के लिए इनकी वैल्यू है 2। तो आपके पास यहाँ 4 आया और यहाँ पर 5, तो मैं 4 इसको प्रेफरेंस दूंगा, इनको पहले फिल कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो सब ऑर्बिट की वैल्यू एक जैसे आए, जैसे आपके पास है 3p, तो यहाँ पर 3 और प्लस p के लिए वैल्यू है 1, तो अब जो है यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर, तो 3p और 4s में आप किस तरह डिसाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम हो, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3, तो हम इनको प्रेफरेंस देंगे, पहले इनको फिल करेंगे, बाद में 4s को फिल करेंगे, फिर उसके बाद जो है 3d को फिल करेंगे। तो ये था N+L रूल। ये वो तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम मालूम करते हैं कि किस ऑर्बिटल सब ऑर्बिट को पहले फिल करने लेना चाहिए और किसको बाद में। और अब वह स्टेटमेंट, अब वह प्रिंसिपल जो है आपके पास वो है कि जिसकी एनर्जी कम हो उस सब शेल को आप जो है पहले फिल कर ले, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो बाद में फिल कर ले। ये तरीक़ाकार जो नीचे जो हमने ये टेबल जो बनाया है, ये एशियन कंट्री में एक निमोनिक यूज़ होता है, इनको विज़विज़र रूल कहा जाता है। यानी इस टेबल से हम एक उस सीक्वेंस को याद करते हैं कि 1s 2s, यानी आप बार बार तो N+L हर एक के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमने एक ट्रिक ये यूज़ करते हैं विज़विज़र रूल। तो जैसे K में सिर्फ 1s मौजूद है, L में 2s और 2p मौजूद है, M में जो है 3s 3p 3d, इसी तरह n। तो इस रूल के मुताबिक क्या 2 टाइम सिंगल सब ऑर्बिट को क्रॉस कर दे, 2 टाइम डबल सब ऑर्बिट को क्रॉस कर दे, और 2 टाइम ट्रिपल सब ऑर्बिट को क्रॉस कर दे। जिसको आपने पहले एरो से लगा होगा उनको आप पहले लिख ले 1s, इनके बाद है 2s, इनके बाद 2p, फिर जो है 3s लगा, तो यहाँ पर मैं 2p और ये है 3s। इसी तरह इधर देखिए यहाँ पर है 3p और फिर है 4s। तो इसी तरह आप इसमें आगे भी जा सकते हैं। तो एक तरीका ये एक निमोनिक है विज़विज़र रूल, यानी तीनों का मकसद एक ही है। हमने ऊपर हेडिंग दिया है सेम पर्पस बट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब वो प्रिंसिपल में सिर्फ ये कहना है कि इलेक्ट्रॉनों को जब फिल करते हैं तो जिसकी एनर्जी कम होगी जिस सब ऑर्बिट की उनको पहले, और जिसकी ज़्यादा होगी उनको बाद में। आपको कैसे पता चलेगा? N+L रूल से, मेडलंग रूल से। और ये क्या चीज़ है? ये भी उन्हीं से ताल्लुक़ है इनका, लेकिन ये एक ट्रिक है कि हम किस तरह ये सीक्वेंस मालूम करेंगे कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। इनको विज़विज़र रूल और ये एशियन कंट्री के बुक्स नोट्स गाइड में एक मेमोराइजिंग ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एक और तरीक़ाकार है, ये भी सीख लें, ये उससे इजी है कि अगर आपको ये सीक्वेंस मालूम करना है कि कितना भी लेंथी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए या पहले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, आपको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि ठीक है या गलत। तो SPDF आपने लिख दिया, आप SS इनको 2 टाइम जो है आप लिख दें SS, फिर PS 2 टाइम इसको लिख दें PS, फिर DPS 2 टाइम इनको लिख दें, फिर FDPS, तो हमने FDPS आप इसको जो है पहले इस तरह कर लें, ये लिख दें। फिर आपको क्या करना है, इनको नंबर देने हैं।
तो हमारे पास इस सब ऑर्बिट जो है ये फर्स्ट शेल में स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारे पास ये के है तो इसमें एस है, तो इन एस को इस सीक्वेंस में तरतीब में जितने भी एस मौजूद हैं इनको जब नंबर देंगे तो हम 1 से स्टार्ट लेंगे कि ये 1s 2s 3s 4s 5s, इस तरह ये नीचे हमने इसी सीक्वेंस में जहाँ पर भी एस आ रहा है तो आप उसी तरतीब के साथ इसको नंबर दे दें। फिर आपके पास नेक्स्ट है एल। एल में एस भी मौजूद है, पी भी मौजूद है, तो यानी पी जो है हमारे पास 2p सेकंड शेल में स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप पी को नंबरिंग देंगे तो पी से जो है आप पहले जो पी मौजूद है वहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, इसी तरह 5, तो आप 2 से स्टार्ट लेंगे, 1p हमारे पास नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास m जो है एस पी डी, तो डी जो है थर्ड शेल में स्टार्ट हो रहा है, आपके पास 2d पॉसिबल नहीं है। d को नंबरिंग करते वक्त आप 3 यूज़ करेंगे, 3 से स्टार्ट लेंगे। तो ये उससे भी एक आसान तरीका है। तो अगर आप इसी तरह 8s तक आप इनको लिख दें तो 120 इलेक्ट्रॉन इसमें समा जाते हैं। तो यहाँ तक आज जितना काफ़ी है। ये नेक्स्ट जो है फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, अपलोडिंग में भी फिर मसला होगा। तो यहाँ तक ही याद रखें। आज तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।